हाय बच्चों, आज हम साइंस के प्रथम भाग में क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फसल उत्पादन का अर्थ है किसी चीज को पैदा करना या तैयार करना। प्रबंध का अर्थ है रखरखाव। अर्थात हम इस चैप्टर में फसल के उत्पादन से लेकर प्रबंध तक की महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपना भोजन बनाने में असमर्थ रहते हैं। वे या तो पौधों से या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सजीव भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कृषि अर्थात खेती की शुरुआत कैसी हुई। लगभग 10,000 ईसा वर्ष पूर्व पहले मनुष्य घुमंतु था अर्थात खानाबदोश था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की खोज में घूमते रहते थे। पहले वे कच्चे फलों सब्जियों को खाते थे। उसके बाद उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना चालू किया। फिर धीरे धीरे उनने आग जलाना और भुंजा मांस खाना स्टार्ट किया। फिर उसके पश्चात उनने खेती करना, गेहूं, चावल आदि फसलों की खेती करना आरंभ किया। इस प्रकार फिर कृषि खेती का आरंभ हुआ। अब हम सबसे पहले जो कि हमारी हेडिंग है कि फसल, तो फसल कहते किसे हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान या पैमाने पर उगाए जाते हैं तब उसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, कपास अर्थात रुई। जब एक ही चीज की फसल एक खेत में लगे अधिक मात्रा में तब उसे हम फसल कहेंगे। जैसे इकट्ठा गेहूं लगा दिया तो गेहूं की फसल होगी, चना लगा दिया तो चने की फसल होगी, धान बो दी तो धान की फसल होगी, कपास या रुई तो रुई कपास की फसल होगी, है ना। इसी प्रकार फसलें अन्य भी होती हैं, अन्य सब्जियां, फल, मौसमी फल, सभी प्रकार के पौधे फसल जो भी अपन पौधे लगाएंगे उगाएंगे वो फसल के अंतर्गत आएंगे। हमारा भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और जलवायु विभिन्न परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। उसी के आधार पर ही फसलों को बांटा गया है। फसलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला खरीफ की फसल और दूसरा रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से लेकर सितंबर माह तक बोई जाती है। तो इसके अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास आदि फसलें खरीफ की फसल में आती हैं। मतलब इन फसलों के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो खरीफ की फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा रबी की फसलें। रबी की फसलें शीत अर्थात ठंड में बोई जाती हैं। इसका समय अक्टूबर से मार्च तक है। तो अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी की फसलें। तो ये कौन कौन सी फसलें होंगी? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि, ये सभी रबी की फसलें हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कृषि की संपूर्ण प्रक्रिया के कुछ पॉइंट हैं। अर्थात फसल बोने से लेके उसके भंडारण तक के निम्न पॉइंट है। पहला जैसे कि मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा कटाई और छठवां भंडारण। अब हम इन बिंदुओं को थोड़ा समझते हैं। हालांकि शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि यदि विस्तृत रूप से बताएंगे तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहला अपन देखते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण में मिट्टी को पलटते हैं अर्थात पोला करते हैं। यह कृषि की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें पौधे की जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं और चूंकि मिट्टी पोली रहेगी तो जड़ों में आसानी से श्वसन क्रिया होगी। मिट्टी पोली होने से मिट्टी में रहने वाली केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता होती है। इन्हें किसानों के मित्र कहा गया है क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं।
मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। जुताई हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल का चित्र 1.1 में भी दिया गया है। देखिए, उसमें बैलों की गर्दन पर रखी है जो लकड़ी, उसको क्या कहते हैं? जोत। और नीचे वाला लंबा भाग है फॉल। और ये नीचे भी चित्र बना है, उसे लंबे वाले भाग को हल या सेफ्ट कहते हैं। कुदाली, यह भी एक सरल औजार है। इसका उपयोग भी खरपतवार निकालने में और मिट्टी को पोला करने में करते हैं। इसमें एक लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, और इसका दूसरा सिरा पशुओं को खींचता है। कुदाली का चित्र 1.1 के बी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जुताई कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, जो कि चित्र 1.1 के सी में दी गई है। कल्टीवेटर का उपयोग करने से परिश्रम भी ज़्यादा नहीं लगता और समय की बचत होती है। अधिकांश आजकल जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। जुताई के बाद अगला पॉइंट आता है बुआई का। बुआई अर्थात बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहेंगे। यह फसल का महत्वपूर्ण चरण है। बीज बोने से पहले बीजों की अच्छी गुणवत्ता, साफ सुथरे और स्वच्छ बीजों का चयन करते हैं। अच्छा, बीजों का चयन करने के लिए हम इसका एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी भरें और उसमें बीज डाल दें, और कुछ मिनटों बाद देखेंगे कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बैठ जाते हैं। तो जो पानी के ऊपर तैरते हैं जो बीज, वो हल्के होते हैं और क्षतिग्रस्त खोखले बीज होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। और जो पानी की तली में बैठ जाते हैं वो स्वस्थ बीज होते हैं। तो खोखले और क्षतिग्रस्त बीजों को हम हटा लेते हैं और स्वस्थ बीजों का उपयोग बुआई के लिए कर लेते हैं। अच्छा, हम बुआई भी कुछ औजारों के द्वारा करते हैं, जैसे चित्र 1.2 के ए में दिया गया है, बीज बोने का पारंपरिक तरीका। इसमें बीजों का इस्तेमाल के औजार में कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालते जाते हैं। यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं, और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज नीचे डालते जाते हैं, अर्थात स्थापित कर देते हैं। और दूसरा औजार है सीड ड्रिल, जो चित्र 1.2 के बी में हम देख सकते हैं। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा बीज समान दूरी और गहराई पर गिरते जाते हैं। चूंकि इस बुआई में बीज मिट्टी के द्वारा ढक जाते हैं, इसे इन बीजों को पक्षी भी नहीं खा पाते हैं। तो मतलब अर्थात सीड ड्रिल से बुआई करने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो आजकल बुआई अधिकांश सीड ड्रिल के द्वारा होती है। बुआई के बाद अगली प्रक्रिया आती है पौधों को खाद और उर्वरक देने की। तो खाद या उर्वरक है क्या? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद या उर्वरक। फसलों की लगातार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं? खेतों में खाद डालते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? खाद देना कहते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद बनाते कैसे हैं? इसमें पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं, गोबर वगैरह को, और ये इन्हें अपघटन के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद इसमें अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, और अपघटित करके इसे काय में बदल देते हैं खाद में। और उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। ये खाद से भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। वैसे तो उर्वरक भी ठीक रहते हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का, इन फसलों की उपज में अच्छी रहती है उर्वरक।
लेकिन उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। इसलिए अधिकांश किसान उर्वरक के स्थान पर खाद का ही उपयोग करते हैं। खाद को अच्छा माना जाता है फसलों के उत्पादन के लिए। बुआई, जुताई, खाद या उर्वरक देना, उसके बाद अगला कृषि की प्रक्रिया का पॉइंट आता है सिंचाई। तो हम सिंचाई किसे कहेंगे? एक निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं सिंचाई के, अर्थात ये साधन हैं। सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके हैं, जैसे चित्र 1.4 में ए में दिया गया है मोट के द्वारा, 1.4 के बी में चैन पंप के द्वारा, 1.4 सी में ढेकली के द्वारा। ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। और सिंचाई की आधुनिक विधियां भी हैं, जैसे कि पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल की कमी होती है। चित्र 1.5 ए में देख सकते हैं हम छिड़काव तंत्र। इसमें पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इन पाइपों को निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जोड़ देते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर ऐसे होता है जैसे मानो वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। और दूसरी विधि है सिंचाई की ड्रिप तंत्र। ड्रिप का अर्थ से ही समझ में आ रहा है बूंद बूंद करके। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसीलिए हम इसका नाम दिया गया है ड्रिप तंत्र। फलीदार पौधों, बागीचों, वृक्षों में पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल मिलता है और जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में यह विधि वरदान सिद्ध हुई है। जैसे चित्र 1.5 के बी में हम ड्रिप तंत्र को देख सकते हैं। सिंचाई के बाद अगला पॉइंट आता है खेती का खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार है क्या? खेत में फसल के साथ साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, मतलब जो काम के नहीं रहते, कचड़ा वगैरह, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार हटाने को हम निराई या निंदाई भी कहते हैं। खरपतवार मनुष्य और पशुओं और पौधों सभी के लिए विषैले भी होते हैं, हानिकारक होते हैं अर्थात, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक होता है। तो इसे हटाने के लिए रसायनों का उपयोग भी कर सकते हैं। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। इससे खरपतवार पौधे तो मर जाते हैं लेकिन फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है। और छिड़काव के द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं खरपतवार नाशी का। अब फसल पकने के बाद कृषि का अगला पॉइंट आता है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के भी अलग अलग औजार रहते हैं, जैसे चित्र 1.7 में दिया गया है दरांती, हंसिए के समान आकार का होता है ये। इसके अलावा एक मशीन का उपयोग भी किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों, भूसों को अलग कर लेते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। चित्र 1.9 में विनोइंग या फटकने वाली मशीन भी दी गई है। और लोग कटाई पर्व भी मनाते हैं। 4 महीनों की कठिन परिश्रम के बाद जब कटाई का मौका आता है तब लोग किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे भाव संचरित होते हैं। वे उस समय कुछ आराम करते हैं और खुशी मनाते हैं। तो उस खुशी को त्योहार के रूप में भी ढाल दिया गया है। कुछ कटाई पर्व के त्योहार हैं जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या, बिहू आदि। अब हमारी कृषि प्रक्रिया का आखिरी पॉइंट आता है भंडारण। हमने चैप्टर में देखा था ना, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो ये आखिरी पॉइंट आता है प्रबंध अर्थात भंडारण। उत्पाद का भंडारण भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।
यदि फसल के दानों को अधिक समय तक अच्छा रखना है तो इसे नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को हम सुखाए बिना भंडारित करेंगे तो ये खराब हो सकते हैं, इनमें अंकुरण हो सकता है और ये अनुपयोगी हो जाएंगे। अतः बीजों को अच्छी तरह सुखाकर ही हम इनका भंडारण करते हैं। इनके भंडारण के लिए बड़े बड़े सायलो यानी टंकियां, जो चित्र 1.10 ए में दी गई हैं, अनाज भंडारण हेतु सायलो, और चित्र 1.10 के बी में दिया गया है भंडार गृह। बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं, अनाज को बोरों में भरकर रखा जाता है, जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं। इस तरह बच्चों हमने चैप्टर 1 के फसल उत्पादन एवं प्रबंध को पॉइंट के अनुसार समझा। आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, विज्ञान की कक्षा 8वीं के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में मैंने पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। भाग 2 में पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को हम खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों, इसका रिक्त स्थान का आंसर है फसल। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान की जाती है। इसका आंसर होगा तैयारी। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। इसका आंसर होगा तैरने। चौथा है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। इसका आंसर होगा जल और पोषक। प्रश्न दूसरा है बच्चों, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। तो कॉलम ए का पहला है खरीफ की फसल। इसका सही आंसर होगा धान एवं मक्का। दूसरा है रबी की फसल। इसको मिलाएंगे हम गेहूं, चना एवं मटर से। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। इसको मिलाएंगे हम यूरिया एवं सुपर फास्फेट से। चौथा है कार्बनिक खाद। इसको हम मिलाएंगे पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशोषण से। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरीफ व रबी की फसल के 3 उदाहरण बताइए। तो खरीफ की फसल अर्थात वर्षा ऋतु में होने वाली फसल, जो हमने पहले समझ चुके हैं, उसका आंसर होगा धान, मक्का, सोयाबीन। दूसरा है रबी की फसल अर्थात शीत ऋतु में होने वाली फसलें। इसका आंसर होगा उदाहरण गेहूं, चना और मटर। हाँ बच्चों, हमारे अभ्यास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उर्वरक एवं खाद में अंतर स्पष्ट करो। तो हम कॉलम खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे उर्वरक, दूसरी तरफ खाद। उर्वरक में पहला होगा उर्वरक मानव निर्मित पदार्थ हैं, अर्थात मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। और खाद में पहला होगा खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। फिर उर्वरक में दूसरा होगा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और खाद में दूसरा होगा यह गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है या खेतों में बनाई जाती है। फिर तीसरा होगा उर्वरक में उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद में मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक का चौथा होगा उर्वरक में पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम आदि। और खाद का चौथा होगा अंतर, खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम पहले भी समझ चुके हैं, सिंचाई एक निश्चित अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई से पौधों की वृद्धि एवं विकास होता है। सिंचाई कुएं, तालाब, नदी, नहर आदि जल के स्रोत हैं। सिंचाई की 2 विधियां हैं। पहला छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि पर किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से पानी बाहर निकालते हैं। दूसरा है ड्रिप तंत्र।
इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों में यह विधि वरदान साबित है। हाँ बच्चों, हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? इस पर चर्चा कीजिए। इसका आंसर होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गेहूं रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, जबकि खरीफ की फसल जून से सितंबर माह तक होती है और खरीफ ऋतु में वर्षा अधिक होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधों में अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से वो सड़कर खराब हो जाएगी, अर्थात गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया नहीं जाता। हमारा अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो खरपतवार के बारे में हम पहले भी अध्याय में समझा चुके हैं कि खेत में कई अन्य फसल के साथ साथ कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। खरपतवार मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए विषैली होते हैं, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक होता है। अच्छा, हम इसका नियंत्रण पढ़ेंगे कि खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। यह कार्य खुरपी या हैरी की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। खेतों में इनका छिड़काव भी किया जाता है, इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। हाँ तो बच्चों, ये हमारा विज्ञान के कक्षा 8वीं के अध्याय 1 का भाग 2 हम यहीं पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाप्त करते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।